इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मुद्रा का मूल्य अर्थात वैल्यू ऑफ मनी। पहले तो हम ये जान लें कि मुद्रा का मूल्य होता क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है, वैल्यू होता है, वो उसकी उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात वह वस्तु हमारी आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति करती है और उसको हम जिस किसी भी रूप में देखें वही उसका मूल्य होगा। जहाँ तक मुद्रा के मूल्य का संबंध है, हम लोग जानते हैं कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है और इस रूप में मुद्रा से हम वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। उन वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा है वही मुद्रा का मूल्य है। उस मुद्रा का मूल्य है जितनी मुद्रा हम उस वस्तु पर व्यय करते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से हम देखें तो इन वस्तुओं के उपभोग से जो हमें संतुष्टि मिलेगी वो उपयोगिता होगी। और हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु की जितनी उपयोगिता होती है हम उतना ही उसका मूल्य चुकाते हैं और जितना उस वस्तु का मूल्य होगा उसी के आधार पर वस्तु की मात्रा निर्धारित होगी। अर्थात वस्तु का कितना मूल्य है और मुद्रा की कितनी मात्रा से वह वस्तु खरीदी जा रही है और उसके बदले में वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है जिसे इस मुद्रा से खरीदा जा रहा है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो मुद्रा की एक इकाई का मूल्य उतना होगा जितना वस्तुएं और सेवाएं इस इकाई से खरीदी जा सकती हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मुद्रा जो है एक समष्टि चर है, मैक्रो वेरिएबल है और मुद्रा का उपयोग अगर हम बंद अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो पूरी अर्थव्यवस्था में, अर्थात एक अर्थव्यवस्था जिसमें एक सरकार होगी, राज्य होगा और राज्य में एक विशेष तरह की मुद्रा प्रचलन में होगी और इसी मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं या समस्त लेन देन के कार्य संपादित होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जितने भी लेन देन होते हैं, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उन सब का क्रय विक्रय इसी मुद्रा के माध्यम से होता है। और इस रूप में यदि हम देखें तो वास्तव में मुद्रा का मूल्य इन समस्त वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और वैसी स्थिति में ये समस्या कि मुद्रा का मूल्य कितना हो, इसको वस्तुओं और सेवाओं के रूप में हम कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे, ये बहुत एक तरह से जटिल और कठिन प्रश्न है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में असंख्य वस्तुएं सेवाएं होती हैं। हम असंख्य असीमित अनगिनत बार किसी समय अवधि में इन वस्तुओं और सेवाओं
क्रय विक्रय करते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो अनगिनत होते हैं, और इन सभी लेन देनों को सम्मिलित कर पाना, जोड़ पाना, बता पाना एक प्रकार से बहुत दुष्कर कार्य है। तो वैसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य को कैसे ज्ञापित किया जाए, कैसे प्रदर्शित किया जाए, जबकि सैद्धांतिक तौर पर हम जान रहे हैं कि मुद्रा के माध्यम से किसी देश में किसी निश्चित समय अवधि में या किसी निश्चित समय बिंदु पर कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, ये मुद्रा का मूल्य होगा। लेकिन इन असंख्य वस्तुओं को एक में जोड़ पाना कठिन काम है, क्योंकि वस्तुओं की मात्रा भौतिक रूप में अलग अलग इकाइयों में होगी और इनको अलग अलग जोड़ पाना या जोड़ना संभव ही नहीं है। और ये जोड़े तभी जा सकते हैं जब इनके मौद्रिक मूल्य ज्ञात किए जाएं। और वैसी स्थिति में जो वस्तुओं सेवाओं के मूल्य होंगे, मूल्य का मतलब यहाँ प्राइस से है, जिस कीमत पर ये वस्तुएं सेवाएं खरीदी जाएंगी उसी कीमत के आधार पर यह तय होता है कि वस्तु की कितनी मात्रा मुद्रा के किसी निश्चित मात्रा से खरीदी जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुद्रा के मूल्य को अर्थव्यवस्था के वे सभी वस्तुओं और सेवाएं या वे सभी लेन देन प्रभावित करेंगे और सभी लेन देन किसी निश्चित मूल्य पर होंगे। इसका मतलब है कि जितने वस्तुएं सेवाएं हैं उनका जो विभिन्न मूल्य है, उन मूल्यों के आधार पर तय होगा कि मुद्रा की किसी मात्रा से विभिन्न वस्तुओं सेवाओं की कितनी कितनी मात्राएं खरीदी जा सकती हैं। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि एब्सोल्यूट रूप में, निरपेक्ष रूप में या वस्तुओं की भौतिक इकाइयों के रूप में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भौतिक इकाइयों को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अलग अलग रूप में होती हैं और इनको जोड़ना असंभव है। तो अब इस दृष्टि से जो मुद्रा का मूल्य है उसको निर्धारित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की आवश्यकता होगी, और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य इतने विविध रूप में हैं, कम मूल्य की वस्तुएं, अधिक मूल्य की वस्तुएं, और आप कल्पना कर नहीं सकते कि ये जो असंख्य लाखों करोड़ों वस्तुएं किसी अर्थव्यवस्था में होंगी उनके अलग अलग मूल्य होंगे, और ये सभी मूल्य जो हैं ये मुद्रा के मूल्य को या प्रभावित करेंगे। यहाँ एक बात बता दें कि मुद्रा का मूल्य को हम मुद्रा की क्रय शक्ति कह सकते हैं, परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर का मतलब खरीदने की शक्ति, किसको? वस्तुओं और सेवाओं को। और ये शक्ति वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के रूप में ही प्रदर्शित की जाएगी, और इसलिए मुद्रा का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के रूप में ही प्रदर्शित होगा। अब समस्या है, और इस समस्या को हम सरलतम रूप में आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे मुद्रा के मूल्य का जो अभिप्राय है या जो भाव है वो हमारी समझ में आ जाएगा, और सरलता की दृष्टि से हम इसको किसी एक वस्तु के रूप में यदि दिखाने to प्रयास करें तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अगर हम ये कहें कि गेहूं है और उसको हमको मुद्रा से खरीदना है, और अगर हम ये कहें कि 1 किलो जो गेहूं होता है इसकी जो प्राइस है वो 25 रुपये है,
इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपये से 1 किलो गेहूँ खरीदा जा सकता है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 25 रुपये की जो खरीदने की शक्ति है वो गेहूँ के रूप में 1 किलो गेहूँ है या 1000 ग्राम है। और जब हम 1000 ग्राम कहते हैं तो हम वैसी स्थिति में ये 25 है। अब हम 1 रुपये की क्रय शक्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। 25 रुपये से 1000 ग्राम गेहूँ मिलेगा। इसका मतलब है 1 रुपये से हम जब 1000 में 25 से भाग देंगे तो 1 रुपये बराबर होगा 40 ग्राम। और इस रूप में आप कह सकते हैं कि गेहूं के रूप में यदि हम देखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि जब गेहूं का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम होगा तब 1 रुपये की क्रय शक्ति 40 ग्राम गेहूं के बराबर होगी। अब यदि हम ये कहें कि अगर गेहूं का मूल्य बढ़ जाए, वैसी स्थिति में क्या होगा, या गेहूं का मूल्य घट जाए तब क्या होगा। तो अगर गेहूं का मूल्य बढ़ के मान लीजिए 25 रुपये है, ये 30 रुपये हो जाए, तो अब क्रय शक्ति क्या होगी, ये 1000 ग्राम हम खरीद सकते हैं 30 रुपये में, और अब 30 से भाग देंगे तो वैसी स्थिति में ये 33.3 ग्राम गेहूं आएगा जब ये मूल्य बढ़ के इतना हो जाएगा। यदि ये मूल्य घट के 20 रुपये हो जाए तो वैसी स्थिति में 1000 ग्राम गेहूं 20 रुपये में मिलेगा, और अब की बार 50 ग्राम गेहूं हमें 1 रुपये से मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो इस पर निर्भर करेगी कि गेहूं के मूल्य में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, अर्थात वस्तु का मूल्य घटा है या बढ़ा है, और कितना घटा बढ़ा है। और उस दृष्टि से हम उसकी कुल क्रय शक्ति में मुद्रा की मात्रा से भाग देंगे तो हमें एक मुद्रा की 1 इकाई की क्रय शक्ति ज्ञात हो जाएगी जो उस वस्तु के रूप में होगी। और यहाँ हम स्पष्ट रूप में देख रहे हैं कि अगर हम किसी 1 इकाई के रूप में मुद्रा के मूल्य वैल्यू ऑफ मनी या उसकी क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के रूप में होगी कितनी है, तो वो देखी जा सकती है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब मूल्य बढ़ जाता है तो क्रय शक्ति जो है 40 ग्राम से घट के 33.3 ग्राम हो जाती है। अब जब मूल्य घट जाता है तो क्रय शक्ति बढ़ जाती है और 40 ग्राम के बदले अब 50 ग्राम गेहूँ मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, जिसे हम वैल्यू ऑफ मनी कह रहे हैं, मुद्रा का मूल्य कह रहे हैं, वो वस्तु के मूल्य के बढ़ने पर घट जाता है, और वस्तु के मूल्य या मूल्य का मतलब यहाँ प्राइस से है, वस्तु का प्राइस जो है कीमत के घटने से वो बढ़ जाता है। और मतलब दोनों में विपरीत संबंध है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा क्योंकि अब आप कम खरीद पाएंगे, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो मुद्रा की उसी इकाई से हम पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई, अर्थात मुद्रा का मूल्य या वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ गया। तो मूल्य कीमत के घटने पर, मैं मूल्य इसलिए नहीं कहा, मूल्य और वैल्यू के लिए भी प्रयुक्त होता है, कीमत के लिए, प्राइस के लिए भी, इस नाते कन्फ्यूजन न हो तो ध्यान रहे कि यहाँ पर हम कीमत और मूल्य लिख के दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में तो दोनों के लिए 2 शब्द हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगा, और जब प्राइस घटेगी तो वैल्यू ऑफ मनी में वृद्धि होगी। इसका मतलब दोनों में विपरीत संबंध होगा। ये केवल एक उदाहरण, एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन के माध्यम से मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा के मूल्य को बताने का प्रयास किया जा रहा है या कर रहे हैं हम, ताकि ये दोनों के बीच का जो संबंध है, इन्वर्स
प्रतिलोम संबंध है, विपरीत संबंध है, वो हमारी समझ में आ जाए। अन्यथा किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा के मूल्य का आकलन नहीं किया जाता और करना भी अनुचित है, क्योंकि जितनी वस्तुएं हैं वो असंख्य हैं और सभी वस्तुओं के मूल्यों में न तो समान परिवर्तन होता है और न तो एक दिशा में होता है। अर्थात ये जो अनंत असंख्य वस्तुएं हैं, इनके मूल्य समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में परिवर्तित होते हैं, स्थिर भी रह सकते हैं और परिवर्तित जब होते हैं तो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। कुछ वस्तुओं के बढ़ सकते हैं, कुछ वस्तुओं के घट सकते हैं। और ये घटने बढ़ने की जो स्थितियां हैं वो भी कुछ वस्तुओं के संदर्भ में बहुत तीव्र, क्रम तीव्र और इसी तरह घटने का कहने का अर्थ यह हुआ कि सभी समस्त वस्तुओं के मूल्य जो हैं अलग अलग दिशा में, अलग अलग अनुपात में परिवर्तित होंगे और ये सभी मूल्य, कीमतें, वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करेंगे। और इसलिए जब तक हम अर्थव्यवस्था के समस्त वस्तुओं के मूल्यों के परिवर्तन को जान नहीं पाएंगे, तब तक हम मुद्रा के मूल्य को बता नहीं पाएंगे। यहाँ एक बात और हम आपको ध्यान दिला दें कि समस्त वस्तुओं के मूल्यों को हम औसत से ज्ञात कर सकते हैं। जितनी वस्तुएं अर्थव्यवस्था में हों, अगर हम ये कल्पना करें कि हम उन सारी वस्तुओं के दो समय बिंदुओं पर उनके मूल्यों को ज्ञात कर सकते हैं, तो समस्त वस्तुओं के मूल्य ज्ञात किए जा सकते हैं और फिर उनके औसत निकाले जा सकते हैं। इसी तरह से किसी दूसरे समय बिंदु पर ऐसा ही मूल्य निकाला जा सकता है और ये देखा जा सकता है कि पहले समय बिंदु पर मूल्य स्तर, औसत मूल्य स्तर क्या था और दूसरी स्थिति में क्या है, ये घटा है या बढ़ा है। और जब हम ये औसत निकालेंगे तो इसमें तमाम वस्तुओं के मूल्य घटे होंगे, तमाम वस्तुओं के मूल्य बढ़े होंगे, कुछ वस्तुएं, तमाम वस्तुओं के मूल्य स्थिर भी होंगे, लेकिन उनका जो औसत निकलेगा वो अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं के मूल्यों के परिवर्तन को प्रतिबिंबित करेगा। और जिसके आधार पर हम ये कहेंगे कि अगर ये जो औसत मूल्य है, जिसे हम सामान्य मूल्य स्तर कहते हैं, जनरल प्राइस लेवल कहते हैं, उनके घटने बढ़ने पर भी इसी तरह का प्रभाव होगा कि मुद्रा के मूल्य में और सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध होगा। और उस संबंध को, जैसा कि हम ऊपर आपको लिखे हुए हैं पहले से, वो संबंध इस रूप में होगा, VM, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ मनी, और ये जो P है ये जनरल प्राइस लेवल है, किसी एक वस्तु का मूल्य नहीं है, ये अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों के औसत को प्रदर्शित करता है और इसको हम सामान्य मूल्य स्तर कहते हैं। और इसको हम 1/P लिख रहे हैं, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों के बीच का जो संबंध है वो इनवर्स है, उल्टा है। इसमें ये नीचे है और ये VM/1 अगर है तो एक अंश में है और एक हर में है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। और जब इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं तो कहा जाता है कि दोनों के बीच विपरीत संबंध है। तो यहाँ पर P जो है ये जनरल प्राइस लेवल है, एवरेज प्राइस है पूरी अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का, और VM जो है वैल्यू ऑफ मनी है, और दोनों के बीच में विपरीत संबंध है। अगर अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटेगा, अगर अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में कमी होती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। और इस मूल्य स्तर में अर्थव्यवस्था की समस्त वस्तुओं के मूल्य सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए मुद्रा के मूल्य को प्रदर्शित करने का ये सबसे बेहतर रूप होगा। एक वस्तु के रूप में केवल हम समझाने के लिए आपको, कि ताकि ये आपकी समझ में आ जाए, लेकिन मुद्रा के मूल्य को हम अर्थव्यवस्था की समस्त वस्तुओं के मूल्यों के औसत के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। अब हम पाएंगे कि मुद्रा का मूल्य जो है या मुद्रा जो है
ये भी माइक्रो वेरिएबल है। और समस्त वस्तुओं के मूल्यों को जब हम एक वस्तु को मूल्य को अध्ययन करते हैं तो ये माइक्रो लेवल का आप कह सकते हैं इस अध्ययन होता है, वैश्विक स्तर का अध्ययन होता है। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था के समस्त मूल्यों को या उनके औसतों को कहीं अध्ययन करते हैं तो ये मैक्रो होता है। और इस प्रकार से ये दोनों चर जो हैं आपस में समस्त स्तर के चर हैं और इनके आधार पर मुद्रा के मूल्य को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर मुद्रा के मूल्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो वास्तव में हमारा ध्यान इस पर होता है कि किसी देश या किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो पहले की तुलना में मुद्रा की मूल्य बढ़ गया है या मुद्रा का मूल्य घट गया है, इस दृष्टि से हम देखते हैं। और मुद्रा के मूल्य के घटने और बढ़ने का अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास पर, सारी आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि ये मुद्रा का मूल्य जो है वो वास्तव में अर्थव्यवस्था के समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के माध्यम से निर्धारित होता है। और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य जो हैं वो पूरी अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो उसके साथ हमको अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर का भी अध्ययन करना पड़ता है। और जब तक ये सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन नहीं किया जाए तब तक हम मुद्रा के मूल्य का अनुमान नहीं लगा सकते। और क्योंकि समस्त वस्तुएं अलग अलग होती हैं, उनके मूल्य अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके जो औसत निकलेंगे उन औसतों को हम इन वस्तुओं के मूल्यों के केवल एक ट्रेंड को या प्रवृत्ति को देख पाएंगे। उनको अलग अलग वस्तुओं पर इस औसत का कोई हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो वास्तव में मुद्रा के मूल्य का अध्ययन इस रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम ये पता लगाएं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन किस तरह का हुआ है, मुद्रा का मूल्य घटा है या बढ़ा है। और ये निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो सामान्य मूल्य स्तर है उसमें किस तरह का परिवर्तन हुआ है। और जब हम सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तब हमें एक दूसरे आप कह सकते हैं कि तत्व की या एक दूसरे आर्थिक चर की आवश्यकता पड़ती है, और जिसको हम इंडेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, सूचकांक के नाम से। और ये सूचकांक यहाँ मूल्यों के सूचकांक होते हैं, इस नाते हम इसको प्राइस इंडाइसेज या प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो इंडेक्स नंबर हमको अलग से पढ़ना है, बहुत विस्तृत होता है वो विस्तार में, लेकिन उसको कैसे हम यहाँ उपयोग करते हैं उतना समझाने के लिए हम आपको एक काल्पनिक छोटे से उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपकी और हमारी समझ में आ जाए। यहाँ पर अगर हम ये मान लें, जैसे मैंने कहा कि केवल 5 ही वस्तुएं हैं पूरी अर्थव्यवस्था में, और इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसके माध्यम से ये कंसेप्ट इंडेक्स नंबर का हमारी समझ में आ जाएगा। और ये वस्तुएं 5 हैं, A, B, C, D, E, और हम इनके मूल्यों को लिख सकते हैं जितना इनका मूल्य है। और हमने माना कि इनके मूल्य क्रमशः 10, 50, 30, 40 और 20 इस तरह से हैं किसी एक समय अवधि में, और वो टाइम है T1। और ये मूल्य को हम इस समय अवधि के मूल्य को हम P1 लिख रहे हैं, जिसमें A का मूल्य, B का मूल्य, C का मूल्य, D का मूल्य, E का मूल्य इस प्रकार से है। और एक दूसरे समय बिंदु पर जिसको हम T2 कह रहे हैं, हम इनके मूल्य में होने वाले परिवर्तन का पता लगाते हैं और उसको लिखते हैं। और हम देखते हैं कि इस वस्तुओं के मूल्यों में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ, 10 से 12 हो गया, 50 से 55, 30 से 34, 40 से 45, 20 से 24। और अगर हमको इनका एवरेज निकालना है
तो हम इन सब मूल्यों को जोड़ेंगे और 5 वस्तुएं हैं, 5 से भाग दे देंगे, एवरेज मूल्य हमें निकल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इनको जोड़ें तो 150 जो है इनका टोटल आएगा, और P1 का टोटल जो है ये 170 आएगा। ये P0 है जो प्राथमिक वर्ष होता है, उसको हम लोग आधार वर्ष कहते हैं, इंडेक्स नंबर में बेस ईयर कहते हैं, और उसको 0 से शो करते हैं। और बाद वाले वो हम P1 लिखते हैं। P प्राइस को डिनोट करता है, और 1 है कि अगले चरण में या अगले समय अवधि में मूल्य जो हैं वो ये हैं, और उन मूल्यों को ऐसे लिखते हैं। जब इनको जोड़ते हैं तो सिग्मा P0 इन सब का टोटल लिखा जाता है, और सिग्मा P1 इनका टोटल लिखा जाता है, और यहाँ हमने नीचे लिख दिया सिग्मा P1 सिग्मा P0, और P0 से हम भाग दे देते हैं P1 के टोटल को और 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये पता चल जाता है कि जो बेस ईयर है और दूसरा जो P1 उसको करंट ईयर कहते हैं, चालू वर्ष कहते हैं। और आधार वर्ष के मूल्यों को हम 100 मान लेते हैं, और फिर देखने का प्रयास करते हैं कि चालू वर्ष में ये मूल्य कितना हो गया। जैसे 150 था, बढ़ के 170 हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा समझ पाना कठिन सा लगता है या आसान से दिमाग में तुरंत नहीं आता कि कितना परिवर्तन हुआ है, और गुणा भाग करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन जब हम बेस ईयर को 100 मान लें और 100 के आधार पर 100 को 150 तो 170 को कितना, और इस आधार पर जब निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा कि यदि 150 बराबर 100 तो 170 बराबर 113.3, और तब हम कह सकते हैं मूल्य 100 से बढ़ के बेस ईयर में 100 था और करंट ईयर में 113.3 हो गया। इसका मतलब है कि 13.3 100 पर वृद्धि हो गई, और अब ये समझ में आ गया आसानी से, और यहाँ इसको समझ पाना उतना आसान नहीं लग रहा था। तो इसलिए बेस ईयर को 100 मान करके हम करंट ईयर में होने वाले मूल्य परिवर्तन को ज्ञात करते हैं, और जब इस तरह से कहते हैं तो इसी को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं कि जो 100 था वो बढ़ के 113.3 हो गया। और ये नंबर जो है ये इंडेक्स है, ये एक हमको सूचना दे रहा है कि मूल्य जो 100 था वो बढ़ के हो गया 113.3, और इसके साथ कोई इकाई नहीं होती है। अर्थात इस सूचना को या इस अंक को ही हम सूचकांक कहते हैं, जो जिसकी कोई इकाई नहीं होती, और ये अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। आधार वर्ष को 100 माना जाता है, और चालू वर्ष में जितना होता है उसके आधार पर हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। ये एक साधारण सूचकांक है, सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका सरलतम रूप है, और इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि मूल्यों में परिवर्तन कितना हुआ है। मूल्य बढ़ा है, 113.3 100 पर बढ़ गया है, अर्थात 13.3% वृद्धि हो गई है। और अब हम कह सकते हैं कि अगर मूल्य स्तर, जिसमें हमने माना कि 5 ही वस्तुएं हैं किसी अर्थव्यवस्था की, इसका मतलब है ये समस्त वस्तुएं जितने हैं उनके मूल्यों में औसत वृद्धि को प्रदर्शित करता है, और इसके आधार पर अब हम मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं। और सीधा सा है कि दोनों में विपरीत संबंध होता है। अगर मूल्य स्तर में वृद्धि हुई है तो मुद्रा का मूल्य घटा है। तो इस रूप में जो मूल्य स्तर है अर्थव्यवस्था का, उसको हम मूल्य सूचकांकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और जब मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था की हम कह सकते हैं कि हम इस रूप में कह सकते हैं सैद्धांतिक तौर पर कि अर्थव्यवस्था के समस्त वस्तुओं के मूल्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के समस्त वस्तुओं के मूल्यों को किसी समय बिंदु पर ज्ञात कर पाना, इकट्ठा कर पाना बहुत कठिन काम है, इसलिए दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। और यहाँ पर सैम्पलिंग का सहारा लिया जाता है, और जिसका मतलब होता है कि नमूने के तौर पर हम कुछ वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, और लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि ऐसी वस्तुओं को ही हम के मूल्यों को हम लेते हैं जो एक तरह से अर्थव्यवस्था में मूल्यों की प्रवृत्ति को समझाने में हमारी मदद करें। और इन वस्तुओं की प्रकृति के अनुरूप, जैसे खाद्य पदार्थ हैं,
तेल पदार्थ हैं, कपड़े हैं, सीमेंट हैं, इनमें हम तय कर लेते हैं। हमका मतलब जो भी संस्थाएं इस मूल्यों को संग्रहित करती हैं, चाहे वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो केंद्रीय बैंक हो, और ये इस तरह के मूल्यों के आंकड़े को इकट्ठा करते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं और इंडेक्स बनाते हैं। तो ये बहुत कठिन और बहुत दुष्कर काम है और बहुत बड़े स्तर पर होता है। लेकिन पहली समस्या इसमें ये होती है कि किन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए, और इस प्रकार से वस्तुओं में से, समस्त वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं चुनी जाती हैं। इसी प्रकार से मूल्य कहाँ से इकट्ठे किए जाएं, तो कुछ सिलेक्टेड बाजार तय कर लिए जाते हैं पूरे देश भर में, विभिन्न क्षेत्रों के। कब इकट्ठा किए जाएं वो तय कर लिए जाते हैं। फिर तय करना होता कि कौन वाला मूल्य लिया जाए, थोक मूल्य को सम्मिलित किया जाए या फुटकर मूल्य को। अगर हमें ये पता करना है कि ग्राहकों पर इसका क्या, उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है, तो खुदरे मूल्य को हम लेते हैं सामान्य तौर पर, जिसको हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। और फिर हम जानते हैं कि ये जो तमाम वस्तुएं ली जाएंगी, सभी वस्तुओं के मूल्यों का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर एक जैसा नहीं होता। कुछ कम खरीदी जाती हैं, कुछ ज़्यादा खरीदी जाती हैं, कुछ का जीवन स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है, कुछ का कम प्रभाव पड़ता है। वैसी स्थिति में एक दूसरा सूचकांक जिसमें हम इन वस्तुओं को वेट दे देते हैं, भार दे देते हैं। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं उनके भार ज़्यादा होते हैं, जो कम महत्वपूर्ण होती हैं उनके कम होते हैं। तो ये एक अलग प्रश्न है जो हम इंडेक्स नंबर जब पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। तो इस आधार पर हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडेक्स नंबर जो है ये पूरे देश के संदर्भ में हमारी जो बड़ी संस्थाएं हैं वो इकट्ठा करती हैं, इनके मूल्यों को इंडेक्स नंबर बनाती हैं, और हमको प्रकाशित होकर ये प्राप्त हो जाता है कि किस समय कितना मूल्य था और कितना हो गया। और ये दैनिक तौर पर, साप्ताहिक तौर पर, मासिक तौर पर, वार्षिक, महीने के तौर पर हरदम ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, और जिनके माध्यम से हमको ये पता चल जाता है कि वस्तुओं का जो सूचकांक है, जिसमें समस्त वस्तुओं को हम कह सकते हैं सम्मिलित कर लिया गया, ऐसा मान के चलें तो हम उनके आधार पर ये देख सकते हैं कि सूचकांक में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन जिस भी रूप में हो, मुद्रा के मूल्य से उसका विपरीत संबंध होगा। अगर सूचकांक में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य घटता है, अगर सूचकांक में कमी होती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। सामान्य तौर पर आर्थिक विकास के साथ कम से कम अविकसित देशों में, विकासशील देशों में मूल्य स्तर के बढ़ने की अधिकांश प्रवृत्ति होती है। इसलिए सूचकांक हमको जो है मूल्य स्तर को बढ़ता हुआ दिखाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही, महंगाई में वृद्धि हो रही है, औसतन कीमतों में वृद्धि हो रही है। और जब ऐसा होता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है, और मुद्रा के मूल्य के घटने से अर्थव्यवस्था पर, विदेशी व्यापार पर और तमाम चीज़ों पर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। वो यहाँ का विषय आज का नहीं है, और इसलिए हम मुद्रा के मूल्य का अध्ययन करते हैं। और मुद्रा के मूल्य का अध्ययन करने के लिए ये आवश्यक है कि उसके साथ ही साथ हमको पूरी अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन को अध्ययन हम करें, और ये अध्ययन हमको मूल्य सूचकांकों के माध्यम से ये पता चल सकता है या चल जाता है कि मूल्य में या सामान्य मूल्य स्तर में या वस्तुओं के मूल्यों में किस तरह की प्रवृत्ति है किसी समय अवधि में, और वो प्रवृत्ति निर्धारित करेगी कि मुद्रा का मूल्य किस रूप में घटा बढ़ा है। तो इस रूप में यहाँ पर हम आपको ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि मुद्रा का मूल्य और मूल्य स्तर एक दूसरे से संबंधित है, दोनों में विपरीत संबंध हैं, और किसी एक के दिए हुए होने पर दूसरे के संदर्भ में हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर हमसे कोई ये कहे कि मुद्रा का मूल्य आजकल घट रहा है, तो हम जान जाएंगे कि इसका मतलब है कि बाजार में सामान्य मूल्य स्तर जो है या कीमतें या अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। या इसी तरह से कोई कहे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी जो है वो घट गया है। तो इस दृष्टि से जहाँ कहीं भी अगले अध्ययनों में, और क्योंकि
मुद्रा से संबंधित जितने भी अध्ययन हम आगे करेंगे, सर्वत्र हमको मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर और महंगाई, स्फीति, अवस्फीति, इन्फ्लेशन, इन सब से चर्चा करनी होगी और वहाँ हमको इन टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। और इस दृष्टि से हमने ये प्रयास किया कि इस विषय को हम एक अलग वीडियो के रूप में, भले ही आपको छोटा ये विषय लगता हो, समझाने का प्रयास किया है। और जो हमको आगे के अध्ययनों में, जो इसके आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ पर इससे हमको मदद मिलेगी, चाहे वो इन्फ्लेशन के चैप्टर्स हों, चाहे वो डिफ्लेशन के चैप्टर्स हों, और चाहे वो आप कह सकते हैं कि मुद्रा के जो मूल्य के निर्धारण के सिद्धांत हैं, वहाँ इनकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगले चरण में मुद्रा से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।